नमस्ते। आज हम सिर्फ चुनाव के आंकड़े नहीं देख रहे हैं। नहीं, हम हरियाणा की महम सीट को एक केस स्टडी की तरह समझेंगे, ये जानने के लिए कि शासन की एक अच्छी रूपरेखा क्या हो सकती है। हम देखेंगे कि कैसे जमीन से उठी एक आवाज लोगों पर केंद्रित नेतृत्व की नींव बन सकती है। तो ये कहानी सिर्फ हार या जीत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सेवा का अधिकार हासिल करने की। अब ये देखिए, ये है विधानसभा क्षेत्र 60 महम, हरियाणा। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो जमीन है, वो मिट्टी है जहां लोगों की उम्मीदें, उनके संघर्ष और उनकी आकांक्षाएं राजनीति की दिशा तय करती हैं। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले इस मिट्टी को, यहाँ के लोगों को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो हम अपनी बात को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। हम जमीन की आवाज यानी लोगों की नब्ज को समझने से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये आवाज चुनावी जनादेश में कैसे बदली। हम अतीत की गूंज को सुनेंगे ताकि भविष्य के लिए शासन का एक ठोस खाका तैयार हो सके। फिर हम देखेंगे कि वादे को प्रमाण में कैसे बदला जाए। और अंत में जीत की उस राह पर बात करेंगे जो सिर्फ एक सीट जीतने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लोगों की नब्ज। देखिए, चुनावी डेटा सिर्फ नंबर नहीं होते, वो लोगों की जीवन, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों और उनकी सबसे गहरी जरूरतों का एक आईना होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव तभी शुरू होता है जब आप जमीन की हकीकत को सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। और शिकायतें देखें कितनी जमीनी और सीधी हैं। मदीना कुरसान की बात करें तो वहां किसान पानी की भारी किल्लत, सिंचाई की व्यवस्था और कर्ज से परेशान हैं। स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं। फरमाना खास में सड़कें गड्ढों से भरी हैं, बिजली बार बार जाती है और एक छोटा सा हेल्थ क्लिनिक तक नहीं है। और महम शहर में एजुकेटेड नौजवान बेरोजगार हैं, सीवेज की समस्या है और कॉलेजों में सीटें कम पड़ रही हैं। ये साफ तौर पर बुनियादी जरूरतों की अनदेखी का एक पैटर्न दिखाता है। तो इन सारी बातों का, इन सारी शिकायतों का निचोड़ क्या है? सिर्फ 3 शब्द: रोजगार, पानी और शिक्षा। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये एक बेहतर जिंदगी की बुनियादी मांगें हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लोग अपने नेताओं के साथ करना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जनादेश का विश्लेषण। देखते हैं कि लोगों की ये आवाज, ये जरूरतें चुनावी नतीजों में कैसे तब्दील हुईं। आंकड़े कहानी कहते हैं, बस हमें उन्हें ध्यान से सुनना होता है। 2019 के नतीजे देखिए। एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिलते हैं करीब 35.5% वोट और वो जीत जाते हैं। कांग्रेस रह जाती है दूसरे नंबर पर 27% से भी कम पर, और बीजेपी लगभग 26% पर तीसरे पर। साफ है, वोट बुरी तरह बटा हुआ था। सरकार के खिलाफ एक लहर तो थी, लेकिन वो एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाई। और जीत का अंतर लगभग 12,000 वोट। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फासला था जिसे पाटने की जरूरत थी। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है कि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा विकल्पों से कितना दूर चला गया था। और 2024 में तो ये फासला और भी ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस को मिले लगभग 32% वोट, तो वहीं प्रतिद्वंदी को 68%। हार का अंतर बढ़कर हो गया करीब 18,000 वोट। जो दरार 2019 में दिखी थी, वो अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। ये आंकड़े बताते हैं कि संवाद कहीं टूट गया है, और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य और हमारी जिम्मेदारी की बात आती है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ती है कि हम तथ्यों को समझें और एक स्वस्थ संवाद बनाए रखें। तो अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अतीत की गूंज को सुनना होगा। आज के जो नतीजे होते हैं वो किसी एक दिन की घटना की वजह से नहीं होते, वो लंबे समय से चले आ रहे ट्रेंड्स और व्यवस्था की कमियों का नतीजा होते हैं। जब हमने गहराई से देखा तो कुछ व्यवस्थागत कमियां साफ नजर आईं। पहली, जो पारंपरिक जाट और एससी वोट बैंक था वो बिखर गया। दूसरी, सत्ता विरोधी वोट कई निर्दलीय उम्मीदवारों में बंट गया। तीसरी, संगठन जो बूथ स्तर पर होना चाहिए वो कमजोर पड़ गया था, उसका जुड़ाव टूट गया था। और चौथी, युवाओं और महिला वोटरों तक पहुंचने की कोशिशें भी कुछ खास असरदार नहीं रहीं। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये गिरावट की पूरी कहानी बयान करती है। 2005 में कांग्रेस अपनी चरम पर थी, 53.8% वोट। सोचिए, एक तरफा जीत। 2009 में गिरावट शुरू होती है, वोट शेयर गिरकर 37% पर आ जाता है। 2014 में ये लगभग वहीं टिका रहता है, लेकिन 2019 तक ये गिरकर 27% से भी नीचे चला गया।
14 सालों में एक शानदार जीत से दूसरे नंबर पर खिसक जाना, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। ये टेबल हमें और भी लंबी तस्वीर दिखाती है। दो चीजें यहाँ गौर करने वाली हैं। एक, 2014 के बाद बीजेपी का वोट शेयर कैसे तेजी से बढ़ा और 30% को पार कर गया। और दूसरा, 2014 का वोटर टर्नआउट लगभग 81%। इसका मतलब है कि लोगों में ऊर्जा है, लोगों को जोड़ा जा सकता है, बस उसे सही दिशा और सही मुद्दे देने की जरूरत है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब रास्ता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, शासन का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ समस्याओं का विश्लेषण नहीं है, बल्कि भरोसे को और चुनावी साख को फिर से बनाने के लिए एक ठोस, एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। इसकी नींव है ये चतुर्मुख सिद्धांत, यानी 4 स्तंभ। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता चुनावी रणनीति, यानी उन बूथों पर फोकस करना जहां जीत हार का अंतर कम हो। दूसरा, संगठन को जमीन से, बूथ स्तर से फिर से खड़ा करना। तीसरा, एक नैरेटिव, यानी विकास का एक पॉजिटिव विजन तैयार करना। और चौथा, संसाधन, मतलब मौजूदा फंड्स का सही इस्तेमाल और वॉलंटियर्स को साथ लाना। और इस पूरी रणनीति का दिल है ये एक लाइन, रोजगार, पानी, शिक्षा, आपका हक, हमारा वादा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लोगों की 3 सबसे बड़ी जरूरतों को सीधा संबोधित करता है और उन्हें एक चुनावी वादे की तरह नहीं, बल्कि उनके अधिकार की तरह पेश करता है। ये एक नए सामाजिक अनुबंध की भाषा है। ठीक है, रणनीति तो बन गई, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? इसके लिए है ये 90 दिन की सीढ़ी। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन संगठन को दुरुस्त करने के लिए, पदयात्रा करना, बूथ कमेटियों की जांच करना, यानी अपने घर को ठीक करना। अगले 30 दिन लोगों तक पहुंचने के लिए, जल जीवन जैसे कार्यक्रम शुरू करना, रैलियां करना, स्वास्थ्य शिविर लगाना, ताकि लोगों को आपकी मंशा दिखे। और आखिरी 30 दिन सिर्फ एक काम पर फोकस, गेट आउट द वोट, यानी घर घर जाकर समझाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और पोलिंग के दिन की तैयारी को पक्का करना। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जीत का रास्ता। और ये रास्ता सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि शासन का एक नया अनुबंध बनाने का है। एक ऐसा अनुबंध जो सुनने, सेवा करने और जवाबदेह होने पर टिका हो, जो भरोसे पर टिका हो। और भरोसा बनाने के लिए भारत के डीपीडीपी कानून के तहत गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि मतदाताओं की जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से हो, सिर्फ उसी काम के लिए जिसकी इजाजत दी गई है, और हमेशा व्यक्ति की निजता का ध्यान रखते हुए। विश्वास इसी नींव पर खड़ा होता है। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, चुनाव क्या है? एक सीट जीतना या लोगों की सेवा करने का अधिकार हासिल करना? मुहिम का ये विश्लेषण यही दिखाता है कि असली जीत तब होती है जब कोई नेता लोगों की समस्याओं को अपना मिशन बना लेता है। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन ये जमीन से जुड़कर ही तय किया जा सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041-602. Purpose beyond politics.